पॉडकास्ट क्लासेस। पिछले क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि क्या रीजन होता है जिससे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ सबसे ऊपर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं। और फिर यहाँ एज ऑन, जिस डेट को हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो डेट हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ एक कॉलम प्लस का और एक कॉलम माइनस का। यहाँ पर्टिकुलर्स हो जाएगा। यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मेन रीजन है कि हम बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस के डिफरेंस को रिकंसाइल करें। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, तो हमारा टारगेट बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचना होगा। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ रहेगा जिसके कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचने के लिए ट्रांजेक्शन्स का जो इफेक्ट पासबुक पर पड़ रहा है हम वही करेंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन्स के कारण हमारा पासबुक बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन्स के कारण पासबुक हमारा घट रहा है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मेट हमारा पहले से बना हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 1 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ पर हम 1 लाख का अमाउंट प्लस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश बिफोर 31 मार्च 2019 फॉर 2000। यहाँ 2000 का चेक इशू किया गया है लेकिन 31 मार्च 2019 तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ स्टेटमेंट हम 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं और इस डेट तक चेक का पेमेंट नहीं हुआ है। हम जिस समय चेक इशू किए होंगे उसी समय कैश बुक के बैंक कॉलम को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिए होंगे, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन इस चेक का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो हमारा पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा हुआ होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है और हमें बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचना है तो हम पासबुक के साथ चलते हैं। अगर ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट के कारण पासबुक बढ़ रहा है तो हम यहाँ प्लस करते हैं और अगर पासबुक घट रहा है तो हम यहाँ माइनस करते हैं। यहाँ 2000 से हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम 2000 को प्लस कर देंगे। प्लस वाले कॉलम में 2000 हो जाएगा और यहाँ पर्टिकुलर्स में हो जाएगा चेक इशूड but not presented for payment। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 400।
बैंक अपने कस्टमर को जो सुविधाएं देता है, इसके लिए वह उससे बैंक चार्ज लेता है। यह चार्ज बैंक डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में डेबिट कर देता है, जिससे उसके पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। यहाँ 400 बैंक चार्ज दिया हुआ है। दैट मीन्स कि पासबुक का बैलेंस 400 से कम हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक कस्टमर को नहीं है। अगर ये जानकारी कस्टमर को होती तो ये ट्रांजेक्शन आपको यहाँ नहीं देता। यहाँ सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहता है जिससे कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। अगर यहाँ बैंक चार्ज 400 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि बैंक ने ये चार्ज कस्टमर के बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, जिससे कि कैशबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक का बैलेंस हमारा 400 से घट गया है। तो यहाँ पर हम इसको घटा कर दिखाएंगे। यहाँ हम माइनस कॉलम में 400 लिखेंगे और यहाँ पर पार्टिकुलर में बैंक चार्ज not entered in the cash book। यहाँ पर आप सिर्फ बैंक चार्ज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1500। बैंक जिस तरह अपने कस्टमर से बैंक चार्ज लेता है, उसी तरह वो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे भी करता है, और इस इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जिससे पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं होने के कारण कैश बुक का बैलेंस हमारा कम होता है। यहाँ पासबुक का बैलेंस 1500 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम भी बढ़ाकर दिखाएंगे। 1500 को हम प्लस कॉलम में लिखेंगे। यह पर्टिकुलर में हो जाएगा इंटरेस्ट allowed by the bank not entered in the cash book। यहाँ पर आप सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है a check deposited into bank was dishonored but no intimation was received 3000। अगर कस्टमर द्वारा डिपॉजिट किया गया चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बैंक उस अमाउंट से कस्टमर के बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता है, जिससे कस्टमर के पासबुक का बैलेंस घट जाता है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ 3000 का चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो 3000 से हमारा पासबुक का बैलेंस घट गया होगा। पासबुक का बैलेंस 3000 से घटा है, तो यहाँ भी हम घटा कर दिखाएंगे। 3000 को हम माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ प्लस कॉलम में अमाउंट ज्यादा है, यहाँ हो जाएगा 1,03,500। यहाँ भी हम लिखेंगे 1,03,500। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 1,00,100। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ प्लस का कॉलम बड़ा है, दैट मीन्स कि यह फेवरेबल बैलेंस है। इसको हम फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं। इसको हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के बदले
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। हम देखते हैं कि प्लस और माइनस में अमाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो यहाँ हमारा टारगेट बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना है। तो यहाँ हम कैश बुक के साथ चलेंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण कैश बुक का बैलेंस घट रहा है तो यहाँ हम उसको माइनस कर देंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको यहाँ हम प्लस कर देंगे। यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, दैट मीन्स कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक है, मीन्स पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है। यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस उसका फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, इसलिए 1 लाख रुपीज को हम यहाँ प्लस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश बिफोर 31 मार्च 2019 फॉर 2000। यहाँ 2000 का चेक इशू किया गया है, लेकिन इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। चेक इशू करते ही कस्टमर अपने कैश बुक में इसे क्रेडिट कर देगा, जिससे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक है और हमारा टारगेट बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना है, तो यहाँ हम कैश बुक के साथ चलेंगे। यहाँ चेक इशू करते ही कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, तो यहाँ इसको हम माइनस करके दिखाएंगे। तो यहाँ जो 2000 का अमाउंट हम पहले प्लस किए थे, इसको यहाँ हम माइनस कर देंगे। यहाँ एंट्री सेम होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 400। यहाँ बैंक कस्टमर से 400 का बैंक चार्ज लिया है, जिसे वह डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया है, जिससे कस्टमर का पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो हमें कैश बुक के साथ चलना है। यहाँ कैश बुक हमारा 400 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको माइनस के जगह 400 प्लस करेंगे और यहाँ एंट्री सेम हो जाएगी, बैंक चार्ज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 1500। यहाँ बैंक कस्टमर को 1500 का इंटरेस्ट पे किया है, जिसे वह डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, जिससे उसके कैश बुक का बैलेंस कम है। यहाँ हमें कैश बुक के साथ चलना है। यहाँ कैश बुक का बैलेंस कम है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस के बदले 1500 माइनस हो जाएगा। एंट्री सेम रहेगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है a check deposited into bank was dishonored but no intimation was received। यह हम पहले समझ चुके हैं कि बैंक में डिपॉजिट किया हुआ चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक उस अमाउंट से कस्टमर के बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता है, जिससे पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, जिससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होता है। यहाँ हमें कैश बुक के साथ चलना है, तो यहाँ कैश बुक 3000 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ माइनस के बदले 3000 प्लस हो जाएगा। यहाँ एंट्री सेम होगी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे।
यहाँ प्लस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ हो जाएगा 1,03,400। यहाँ भी हो जाएगा 1,03,400। यहाँ बैलेंस आएगा 99,900। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ प्लस कॉलम का बैलेंस ज्यादा है, दैट मीन्स कि यह फेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इस तरह अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक है तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैश बुक अगर बढ़ रहा है तो यहाँ हम प्लस करेंगे, कैश बुक अगर घट रहा है तो यहाँ हम माइनस करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पासबुक में अगर अमाउंट बढ़ा हुआ है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे और पासबुक में अमाउंट अगर घटा हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बैंक ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक समझेंगे। थैंक यू।